गांव में शाम ऐसे उतरती थी जैसे किसी ने सूरज को जबरदस्ती डुबो दिया हो। 5 बजे के बाद हवा में ठंडक बढ़ने लगती और 6 बजे तक पूरा माहौल आधे मरघट जैसा हो जाता। आज भी ऐसा ही था। बिजली गायब, काला आसमान और बरगद के नीचे 3 लोग अपने अपने तरीके से डर को हंसी में बदलने की कोशिश में बैठे थे। हर साल सरकार कहती है बिजली सुधर जाएगी, पर सुधरता कुछ नहीं है। अरे रहने दे। रात का ये माहौल मूंगफली के साथ जितना मजेदार लगता है ना, दिन में उतना ही बोरिंग। मजा तो तब है जब दयालु बाबा कहानी सुनाते हैं। पिछली बार तो मेरी जान निकल गई थी। हाँ, पर वो कहते भी हैं कि सारी घटनाएं असली हैं। असली हो या नकली, पर डर बराबर लगता है। चलो आज पूछेंगे कि बाबा खुद कभी भूत से भिड़े हैं कि नहीं। तीनों की बहस बढ़ती इससे पहले ही दूर से लालटेन की हल्की रोशनी हिलती हुई दिखाई पड़ी, जैसे कोई धुंध को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा हो। लो, वो आ गए, दयालु बाबा। दयालु बाबा बरगद के नीचे बैठे। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन आंखें, उनमें कहीं गहरे छिपे डर की परछाई आज थोड़ी ज्यादा थी। क्या चर्चा है बेटा? फिर डरावनी बातों में दिल लगाया है? बाबा, आज सच में डराने वाली कहानी सुनाइए। हम कमजोर नहीं हैं। तो आज एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जो सिर्फ डरावनी नहीं, मेरी जिंदगी बदल देने वाली थी। डॉक्टर बनने के बाद मेरी पहली सरकारी पोस्टिंग चंद्रपुर गांव में हुई थी। चंद्रपुर कोई आम गांव नहीं था। वहां की पगडंडियां इतनी संकरी कि 2 लोग एक साथ मुश्किल से चल पाते। चारों तरफ घना जंगल जो दिन में भी आधा रात जैसा लगता था। अस्पताल छोटा था, बस 2 कमरे थे, एक मरीजों के लिए, एक मेरे लिए। गांव ने शुरुआत से ही मेरा सम्मान किया। खाने पीने का इंतजाम, दूध, सब्जियां, सब कुछ पहुंचाया जाता। मगर एक बात अजीब थी। सूरज ढलते ही पूरा गांव जैसे शमशान बन जाता। एक शाम 2 बुजुर्ग मेरे क्वार्टर आए। उनके चेहरे पर चिंता की मोटी परत थी। बाबूजी, जगह ठीक लग रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? एक बात है, यहाँ शाम के बाद बाहर मत निकलिएगा, खासकर पीछे वाले जंगल की तरफ। क्यों? उधर चोर लुटेरे हैं? अगर चोर होते तो पुलिस निपट लेती, लेकिन वहां कुछ और है। बूढ़े बरगद का इलाका है। रात में वहां फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कभी कोई परछाई, कभी कोई कदमों की आवाज। कोई तो वापस ही नहीं आया। क्या बाबा, आप लोग भी डराते हैं? मैंने हंसकर टाल दिया, पर उस रात नींद बेचैन थी। हवा की हर आवाज जैसे किसी छिपे खतरे की चेतावनी दे रही थी। करीब रात के 1 बजे अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मुझे लगा हवा होगी, फिर आवाज आई, डॉक्टर बाबू, दरवाजा खोलिए, बहन मर जाएगी, जल्दी। कौन हो भाई, और इतनी देर रात क्यों आई? मेरा नाम पवन है। मेरी बहन की हालत बहुत खराब है। आप नहीं चले तो बच नहीं पाएगी। घर जंगल के उस पार है। मेरा मन उसकी हालत देखकर मना नहीं कर पाया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रात गहरी थी। हवा में एक अजीब भारीपन था, जैसे जंगल खुद सांस रोककर देख रहा हो। चांद बादलों में छुपता जा रहा था और सिर्फ लालटेन की पीली रोशनी रास्ता दिखा रही थी। पवन बहुत तेजी से चल रहा था। उसके कदमों की आवाज पत्तों पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई भाग रहा हो, ना कि किसी को साथ ले जा रहा हो। पवन, तुम्हारा घर कितनी दूर है? बस थोड़ा आगे, उस मोड़ के बाद। अचानक मैंने महसूस किया हम बरगद वाले इलाके में पहुंच चुके थे। वही इलाका जिसके बारे में गांव वाले चेतावनी देकर गए थे। और फिर एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई महिला रो रही हो, दूर से लेकिन साफ। पवन, ये कौन है? आवाज कहां से आ रही है? पवन रुका नहीं, बल्कि कदम और तेज कर दिए।
अब मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे बाहर निकलने वाला हो। लगभग 5 मिनट बाद पवन अचानक रुक गया। वो गहरी सांसें ले रहा था, जैसे अभी अभी दौड़कर आया हो। डॉक्टर बाबू, यही घर। लेकिन वहां कुछ नहीं था, कोई घर नहीं, सिर्फ एक टूटा हुआ चबूतरा और उसके पीछे विशाल बरगद का पेड़। पवन, ये कैसा मजाक है? तुम्हारी बहन कहाँ है? पवन धीरे धीरे मुड़ा और उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। उसकी आंखें लाल और खोखली लग रही थीं। देर हो गई डॉक्टर, अब कोई नहीं बचा सकता। पवन, ये क्या बकवास कर रही हो? अचानक हवा बेहद ठंडी हो गई। रोने की आवाज अब बिल्कुल पास सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे ही खड़ा हो। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और मैंने उसे देखा। यहाँ क्यों आए हो? कौन बुला लाया तुम्हें? पवन, ये क्या है? मैंने पवन को देखा, पर अब वहां पवन नहीं था। और तभी वो औरत एक झटके में मेरी तरफ झपटी। मैं भागा पूरी ताकत से। जंगल में अंधेरा, कांटे, चीत्कार जैसी हवा। बस भागता गया, दौड़ता गया, जब तक मुझे कुछ दिखाई देता रहा। मैं बिना पीछे देखे दौड़ रहा था। पेड़ों की शाखाएं चेहरे पर लग रही थीं, सांसें टूट रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे बिल्कुल पास दौड़ रहा हो। पीछे से वही महिला की चीख, लंबी, तेज, कान फाड़ देने वाली। मुझे रास्ता याद नहीं था, बस हर सांस में मौत का डर था। मदद, कोई है? कुछ गांव वाले दौड़ते हुए मेरी तरफ आए। अरे भगवान, बाबूजी, ये क्या हालत बना रखी है? जल्दी चलो, बरगद से दूर ले चलो इन्हें। उन्होंने मुझे पकड़कर खींच लिया। जैसे ही बरगद का इलाका पीछे छूटा, वो चीख अचानक बंद हो गई। एकदम खामोशी, ऐसी खामोशी कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। मुझे पंचायत वाले कमरे में लाया गया, पानी दिया गया। क्या था वो? कौन थी वो औरत? पवन कहाँ गया? गांव वाले चुप, सारे चेहरे झुके हुए। पवन अब इस दुनिया में नहीं है बाबूजी। क्या मतलब? मैं अभी उसके साथ ही था। उसकी मौत 3 साल पहले हुई थी, बरगद के उस इलाके में, अपनी बहन को बचाते बचाते। कमरे में सन्नाटा था। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, पर सबकी आंखों में डर और दुख साफ था। उस रात मुझे पहली बार समझ आया, कुछ जगहें सच में मौत की होती हैं, जहां जाने वाले वापस नहीं आते। उस औरत का क्या? वो कौन थी? उसका नाम कोई नहीं लेता। कहा जाता है वो बरगद में बंधी आत्मा है। मरने से पहले आखिरी शब्द बोले थे, मैं किसी को अकेला मरने नहीं दूंगी। ललन, हरिकिशन और रामू की सांसें रुक गईं। तीनों चुप बैठे थे। हवा भी जैसे शांत हो गई थी। बाबा, ये सब सच था? विश्वास तब होता है बेटा, जब दस्तक सुनाई देती है। और तभी बरगद के पीछे से 3 बार दस्तक की आवाज आई। ठक ठक ठक। तीनों उछलकर खड़े हो गए।